नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर है यूएस और यूक्रेन की तरफ से। व्हाइट हाउस में जो सीन हुआ है उसने सिर्फ अमेरिका और यूक्रेन के बीच के रिश्तों को ही झटका नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को भी हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की ये मुलाकात एक डिप्लोमेटिक संवाद से ज़्यादा एक हीटेड शटडाउन बन गई, जिसमें चिल्लाने, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को धमकी देने तक बात पहुंच गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने जेलेंस्की पर रसिया के साथ शांति बनाने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने गुस्से में कहा, या तो तुम समझौता करो या फिर हम बाहर हैं। अगर हम बाहर हो गए तो तुम्हारी लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ये कहने के बाद ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जेलेंस्की को ओपनली एहसान फरामोश तक कह दिया। ये सब किसी क्लोज रूम डिप्लोमेटिक डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि दुनिया भर के मीडिया के सामने हो रहा था। बाद में रिपोर्ट्स आई कि ट्रंप के सीनियर ऑफिशियल्स ने जेलेंस्की को बिना किसी एग्रीमेंट के मीटिंग छोड़ने के लिए कह दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो तब वापस आए जब शांति के लिए तैयार हों। बाद में उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा कि जेलेंस्की अपनी हद से ज़्यादा मांग रहा है और अब यूक्रेन के लिए बेहतर होगा कि वो लड़ाई खत्म कर दे। लेकिन इन सब के बाद भी जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और अब भी वो मानते हैं कि अमेरिका के साथ यूक्रेन के रिश्ते सुधर सकते हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि बिना अमेरिका की मदद के यूक्रेन के लिए रसिया के खिलाफ टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो कि सही बात है। इस पूरे सीन के बाद यूरोप के लीडर्स ने तुरंत यूक्रेन के समर्थन में अपनी आवाज़ उठा दी। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, जबकि ब्रिटेन के पीएम ने ट्रंप और जेलेंस्की से बात करके यूक्रेन को अनवेवरिंग सपोर्ट देने की बात कही। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच एक तुरंत इमरजेंसी समिट बुलाने की मांग की। और दूसरी तरफ रसिया इस पूरे सीन को देखकर बहुत खुश दिखाई दिया। रसिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को बदतमीज सुअर तक कह दिया और बोला कि व्हाइट हाउस में उसे एक सही जवाब मिला है। वहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उनका ये रुख रसिया के सपोर्ट में है। यूएस सेनेट के टॉप डेमोक्रेट चक स्कीमर ने ओपनली कह दिया कि ट्रंप और वेंस पुतिन के लिए काम कर रहे हैं। पूरा विवाद तब और भड़क गया जब ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अब रसिया के साथ कंप्रोमाइज करने ही पड़ेंगे। जब जेलेंस्की ने इसका विरोध किया और कहा हम रसिया से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो जेडी वेंस ने उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल कह दिया और ये बहस बहुत आगे बढ़ गई, जिसमें ट्रंप और वेंस जेलेंस्की पर चिल्लाते रहे और वो अपनी सीट पर बेचैन दिखाई दिए। और इसके बाद भी जेलेंस्की अब भी मानते हैं कि ट्रंप सच में हमारी साइड पर हों तो बेहतर होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रसिया ने यूक्रेन पर अपना हमला जारी रखा है। रसियन आर्मी अब कुर्स्क बॉर्डर से यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रही है और इस पॉलिटिकल ड्रामा के बीच यूक्रेन के लिए ये लड़ाई और भी कठिन होती जा रही है। और मेरे ख्याल से ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन से अपनी फाइनेंशियल एड के बदले उनके रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड कर दी थी, जो जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया था और सोचने का टाइम मांगा था। और तब से सब यूक्रेन को फोर्स ही कर रहे थे और फाइनली ये सीन हो गया। तो फाइनली आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? ये बहस कहाँ तक पहुंचेगी और यूक्रेन को अकेले लड़ना पड़ेगा या फिर रसिया से उसे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? क्योंकि वैसे भी यूएस की हेल्प के बिना वो रसिया से नहीं जीतने वाले, और जो भी कुछ अभी उनके पास बचा हुआ है कहीं वो भी रसिया उनसे छीन ना ले। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की डिफेंस एग्जीबिशन विज्ञान वैभव में डीआरडीओ ने एक नया मिसाइल दिखाया, BM-04। लेकिन ये सिर्फ एक डमी मॉडल था, रियल मिसाइल नहीं। अब सवाल ये है कि BM-04 है क्या? ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 300 से 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिसका मतलब है कि ये मैक 5 से भी ज्यादा तेजी से जा सकती है। लेकिन डीआरडीओ ने इसके डिटेल्स नहीं दिए। कोई नहीं जानता कि इसका एग्जैक्ट रेंज क्या है, इसमें किस टाइप का वॉरहेड है और इसका पर्पस क्या है। बस इतना क्लियर है कि ये चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है। चाइना के पास DF-21D और DF-17 मिसाइल्स हैं जो इंडिया के शिप्स और मिलिट्री बेसिस के लिए खतरा बन सकती है। BM-04 शायद उनका काउंटर हो सकता है। अगर ये मिसाइल सच में हाइपरसोनिक है तो ये रडार को छुपकर एकदम अनप्रेडिक्टेबल तरीके से अटैक कर सकती है। इसका मतलब चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएंगे। अब अगला सवाल, क्या BM-04 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है
या जल्दी ही इसका टेस्ट होगा। डीआरडीओ ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये क्लियर है कि इंडिया हाइपरसोनिक वेपन्स में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और वहीं एक और हाइपरसोनिक सरप्राइज, डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत एक नया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दिखाया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का एक ही मेजर एडवांटेज है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर सकती है। नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक प्रेडिक्टेबल आर्क में जाती हैं जिससे रडार्स उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स अनप्रेडिक्टेबल तरीके से जिग जैग कर सकती है, जो रडार्स के लिए पकड़ना इम्पॉसिबल होता है। प्रोजेक्ट ध्वनि का वेब राइडर डिजाइन इसका एक और बड़ा एडवांटेज है। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल की स्पीड और रेंज बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया ऑफिशियली एक हाइपरसोनिक पावर बन जाएगा, जो सिर्फ यूएस, रसिया और चाइना के पास है। क्या ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल होगी? इसका रेंज कितना होगा? ये सब डिटेल्स अभी सीक्रेट है। अगर आप इस बारे में कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मिसाइल ही सब कुछ है तो आप गलत हैं। इंडिया ने पिनाका 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का मॉडल भी दिखाया, जिसका रेंज 120 किलोमीटर तक है। पिनाका रॉकेट्स पहले भी इंडियन आर्मी यूज करती थी। MK1 40 किलोमीटर तक, MK2 60 से 90 किलोमीटर तक और गाइडेड पिनाका 75 से 90 किलोमीटर तक। लेकिन पिनाका 3 सबसे पावरफुल है 120 किलोमीटर तक। इसका डायमीटर 214 mm से बढ़कर 300 mm कर दिया गया है, जिससे इसका रेंज और फायर पावर दोनों बढ़ गए हैं। ये रसिया के स्मर्च MBRL से भी ज्यादा पावरफुल है और पाकिस्तान के A100 को मैच करता है। चाइना और पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम डिप्लॉय किए हैं जो इंडियन आर्मी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पिनाका 3 इनको काउंटर करने के लिए रेडी है। और यही नहीं, एक और इवन मोर पावरफुल पिनाका वर्जन भी डेवलप हो रहा है जो 300 किलोमीटर तक मार करेगा। ये इंडिया को एक टेक्टिकल एज दे सकता है, जिससे ग्राउंड बैटल्स में आर्मी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो बेसिकली इंडिया अब सिर्फ मिसाइल्स नहीं, ग्राउंड वॉरफेयर में भी वर्ल्ड क्लास फायर पावर बिल्ड कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो GRSE, जो इंडिया के लीडिंग डिफेंस शिपयार्ड में से एक है, उसने अनाउंस किया है कि P-17 ब्रावो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2025 के एंड तक इशू हो सकता है। ये प्रोजेक्ट एक नए टाइप के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाने का है, जो इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ देश की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट देगा। GRSE के मुताबिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू होने के बाद 2026 के मिड तक L1 और L2 बिडर्स सिलेक्ट किए जाएंगे। L1 यानी लोएस्ट बिडर्स को लगभग 40 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिलेगा, जबकि L2 यानी सेकंड लोएस्ट बिडर को 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर एडवांस्ड वॉरशिप बनाए जाएंगे जो स्टील टेक्नोलॉजी, पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी से लैस होंगे। P-17 ब्रावो फ्रिगेट्स इंडिया के इंडिजिनस वॉरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम का अगला कदम है। ये नए वॉरशिप P-17 शिवालिक क्लास और P-17A नीलगिरी क्लास के अपग्रेडेड वर्जन होंगे। इसमें एडवांस रडार इवेडिंग टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम्स होंगे जो इंडियन नेवी को इंडो पैसिफिक रीजन में और स्ट्रांग बनाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।